पड़ोसी और गांव के लोग मिलकर जब उसको ढूंढने जाते हैं बड़े भाई को, तब कुछ ही दूर में 1 किलोमीटर के अंतराल में एक भट्ठा होता है, ईंटे का भट्ठा होता है, जहां उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी मिलती है। तब सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं और तब तुरंत पड़ोसी कहते हैं कि आप तत्काल पुलिस को फ़ोन करिए और पास के ही महमूदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। वहाँ से तुरंत फोर्स आता है और मामले की जांच और कार्रवाई शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे पटेल और मैं आप सबके लिए इस तरह की क्राइम रिपोर्ट, कहानियां, स्टोरी यानी सच्ची घटनाएं मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और अगर मेरी ये घटना यानी कि क्राइम की घटना स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो मेरा भी हौसला बना रहेगा और मैं आपके लिए रोज़ाना एक ऐसी ही खबरें लाता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की एक घटना है, जहाँ थाना महमूदाबाद लगता है। गांव फतेहाबाद मंजरे, गांव का नाम होता है फतेहाबाद मंजरे। 2 जून 2022 की ये घटना है। एक फरा फूला मतलब खासा एक परिवार होता है, अच्छा हंसता खेलता परिवार होता है। बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है जयकरण, एक का नाम होता है सुरेश। जयकरण और सुरेश दोनों बड़े ही प्यारे भाई होते हैं, आपस में बड़ा ही तालमेल होता है। उनमें बड़े भाई सुरेश का विवाह हो जाता है और उसके अभी एक भी बच्चे अच्छे नहीं होते। सुरेश कमाने जाया करते थे, क्या कहते हैं, विदेश कमाते थे, सऊदी अरब में रहा करते थे। उनकी बस बाहर से कमा कमा के उनकी रोजी रोटी चला करती थी। जयकरण थोड़ा छोटा था उनसे उम्र में, तो वो जयकरण को कहीं नहीं जाने दिया करते थे। सुरेश कहते थे कि तुम यहीं रहकर माँ बाप की सेवा करो, भाभी है, इनकी सबकी आप देखभाल किया करो। सुरेश कहीं ना कहीं बहुत समझदार होता है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, बड़ा बेटा होता है घर का। तो सुरेश चला जाता है सऊदीया। वहाँ 2-2 साल 3-3 साल के लिए वो बाहर ही बना रहता था। तभी होता क्या है कि सुरेश कुछ दिनों के लिए गांव आ जाता है। करीब 2 साल बाद गांव आता है। तब कुछ दिनों के लिए जब गांव में रुकता है तो जयकरण और सुरेश की शादी हो जाती है। उसकी एक पत्नी होती है जो अभी तक बच्चे एको नहीं होते हैं। तो सुरेश एक दिन अपने छोटे भाई जयकरण को अपनी औरत के साथ कुछ गंभीर हालात में देख लेता है। आपत्तिजनक हालत में उन दोनों को देखता है कि दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और भाभी और देवर के रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। सुरेश जब देखता है तो चुपचाप वापस आ जाता है, क्योंकि वो बहुत समझदार और बड़े भाई होने का फर्ज भी उसको अदा करना होता है। वापस आ जाता है। तब जयकरण भी उसको देख लेता है कि भैया ने तो हमको देख ही लिया है, लेकिन उस टाइम सुरेश कुछ नहीं बोलता है और मामला शांत ही रहता है। अचानक से शाम को जब माँ बाप आते हैं, सबको बड़ा भाई सबसे कहता है, तो लोग कहते हैं कि घर की बात है, घर में ही रहने दो। और आपस में उनका ये सलाह होता है कि जयकरण को बाहर कमाने के लिए भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिन सुरेश अपनी बीवी के पास रहेगा तो मामला सब ठंडा पड़ जाएगा, सब मैटर सुलझ जाएगा। और ये अगर घर की बात घर में ही रहने दें, अगर घर से बाहर गई तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अच्छा नहीं होगा, ना अच्छा लगता है। सही कहा माँ बाप ने। लेकिन होता क्या है कि सुरेश की एक दिन 2 जून 2022 को उसकी तैयारी बन जाती है। उसके लिए एक नौकरी ढूंढ दी जाती है पास के लखनऊ शहर में। सुरेश प्लान बनाता है और कहता है कि मुझे 2 जून को जाना है लखनऊ। तो बड़े भाई बोलते हैं, जयकरण को जाना होता है लखनऊ, तो बड़ा भाई कहता है सुरेश की चलो मैं तुमको बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ।
तो छोटा भाई तैयार हो जाता है और बैग बैग लेता है। कहीं ना कहीं उसका प्लान बना होता है कि मैं आज अपने भाई का मर्डर कर दूंगा, और एक पत्थर सा बैग में भर लेता है और छोटे भाई को बड़ा भाई सुरेश अपनी बाइक में पीछे बिठाता है और चल देता है बस स्टैंड के लिए। जब 1 किलोमीटर निकलते हैं तब एक भट्ठा होता है गांव के ही नज़दीक, ईंटे का भट्ठा होता है, जिसके पास पहुंचते ही छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर सर में पीछे से ही अटैक कर दिया। तब बड़ा भाई बेहोश हो जाता है और उसको चाकू निकाल कर बैग से कई बार वार करता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इतने इतना बड़ा क्राइम कर देता है, उसको खुद पता नहीं होता और वहाँ से पहुँच जाता है लखनऊ। तब जब पहुँचने के बाद उसने घर में फ़ोन किया और मम्मी से कहा कि मम्मी मैं तो पहुँच गया हूँ और अच्छी तरह पहुँच गया हूँ। तब मम्मी कहती है बेटा तुम तो पहुँच गए हो लेकिन भैया अभी तक घर वापस नहीं आए। तो जयकरण कहता है नहीं मम्मी, मुझे तो भैया बस में बिठाकर तत्काल वापस हो गए थे, लेकिन बेटा अभी तक भैया वापस नहीं आए। तब जयकरण कहता है कि मम्मी पास के कुछ लोगों को लिवा कर भैया की थोड़ा तलाश इधर उधर पूछिए, तलाश करिए। तब उनकी मम्मी पिताजी से बताते हैं और उस बड़े भाई की तलाश में जुट जुट जाते हैं सब लोग। जब तलाश करते हैं तो पास के ही भट्ठे के पास उनकी लाश खून से लथपथ मिलती है, जिस लाश में कई बार चाकुओं से वार किया गया था। जब उनकी लाश मिलती है तब पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पास के ही महमूबाबाद थाने के पुलिसकर्मी आते हैं, पूरा फोर्स आता है। अब जब देखते हैं कि सनसनीखेज घटना, पूरा एरिया कांप जाता है सुनकर। तब मामले की जांच होती है। छोटे भाई को भी बाहर से बुला लिया जाता है और उनसे पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। छोटा भाई भी बहुत रोता है, बिलखता है। उनकी औरत, बड़े भाई की औरत भी रोती है। माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को शक हो जाता है छोटे भाई के ऊपर। छोटे भाई से साफ बता देता है कि मुझे ऐसा ही कहकर रो रहा था कि मुझे भैया वहाँ तक छोड़ने गए थे और मुझे बस में बिठाकर चुपचाप वापस आ गए थे। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है कि मुझे अगर भैया न छोड़ने जाते तो ये सब हादसा नहीं होता। कहीं ना कहीं वहीं पुलिस को उनके उसके ऊपर शक भी हो जाता है कि क्यों ना ही इसी का कुछ किया धरा हो। पुलिस बार बार सवाल जवाब करती रही और उसके उसके उत्तर में ही उसको फंसा लिया जाता है। बार बार उलट पलट कर जवाब देने से पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं छोटे भाई जयकरण का ही ये सब काम किया हुआ है। तभी पुलिस उसको थाने ले जाती है और कुछ दबिश दिखाने के बाद जयकरण अपना मामला, अपना किया हुआ पूरा चिट्ठा बता देता है। होता क्या है कि एक दिन जब सुरेश घर में नहीं होता, वो सऊदीया में होता है, 2-2 साल के लिए चला जाता था बाहर। तब जो है उनके बीच अवैध संबंध हो जाते हैं, उनकी औरत के बीच, भाभी और देवर के बीच। तो होता क्या है, एक दिन सुरेश उनको संगीन हालात में देख लेता है, दोनों को आपस में लिपटे हुए और भाभी देवर के रिश्ते को तार तार करते हुए देख लेता है। तब सुरेश तो उनसे कुछ नहीं कहता है। जब पुलिस वालों को जानकारी हो जाती है तब सुरेश की औरत को भी बुलाया जाता है, जो सुरेश की पत्नी थी। तब पत्नी अलग खुलासा करती है और कहती है कि जब मेरे पति 2-2 साल के लिए बाहर चले जाते थे तो देवर जयकरण की मुझ पर बुरी नज़र हुआ करती थी, और मैं एक दिन बाथरूम में नहा रही थी और जयकरण मेरे देवर ने एक वीडियो बना लिया, अश्लील वीडियो, जो मेरे बदन में कपड़े नहीं थे, और मुझे धमकी दिया करते थे कि अगर आपने मेरे साथ रोज़ाना संबंध नहीं बनाए तो मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। ऐसी धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करते थे और मेरे साथ अवैध संबंध बनाए करते थे। तब पुलिस
जयकरण को संगीन धाराओं में 76 के केस में उसको मामला दर्ज कर लेती है और उसको जेल में डाल देती है। अब अकेला बचती है, उसकी पत्नी और माँ बाप की जिम्मेदारी, बहू की जिम्मेदारी बूढ़े माँ बाप पर आ जाती है। किसी ना किसी तरह से चुपचाप रो रा के अपना घर में आ जाते हैं। मामला शांत होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कितना आज के सोशल मीडिया के ज़माने में दुनिया कितना बहसी हो गई है, भाई भाई को नहीं पहचानता, प्यार मोहब्बत सब खो गया है। बहरहाल बड़ा भाई उसका बहुत सीधा था और सरल स्वभाव का था। उसको पता था कि मेरे छोटे भाई से गलती हुई है, शायद गलती सुधारने का मौका भी दिया, लेकिन उसके बहसीपन ने उसको सुधारने के बजाय और बड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मेरी अगर कहानी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।